अच्छा बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ बुक लाइनर सीरीज के हाजिर हुए। एंड द चैप्टर इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, अब अगर इनिशियली बात की जाए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की ना, तो सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, आपको हर हाल में ये बेसिक चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा देखो, इनिशियली इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी टेक्निक्स एंड फिर सारे ऑर्गेनील्स एंड फिर एक लंबी कहानी है, सही है। तो वी आर स्टार्टिंग with our first topic and the topic is techniques used in cell biology। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हमें पता है कि भाई हम शुरू में सेल पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में हम सेल पढ़ते हैं। सो व्हाट इज सेल? ठीक है, व्हाट इज सेल? सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल के बारे में कहा जाता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब? दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तमाम के तमाम किससे मिलके बने? सेल। उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, दोनों, स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो, किसके ऊपर बेस करता है? सेल के ऊपर बेस करता है। सेल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट because all the functions or structure of a living organism depend on the cell। अच्छा, अब सेल को पढ़ने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी, डिफरेंट ऐसी टेक्निक सीखनी पड़ेंगी जिनसे सबसे पहले तो आप सेल को देख सको। अब सेल को किससे देखोगे? अब ऑब्वियस सी बात है कि सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे। पर किस तरीके से उस सेल को आइसोलेट करना है, अलग करना है, उसको मैग्नीफाई करना है, और फिर कुछ और बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो देयर आर सम टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को आप साइटोलॉजी भी कहते हो। तो साइटोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक जरूर इस्तेमाल होती हैं जिन टेक्निक से जिन टेक्निक से बेसिकली आप क्या कह रहे हो, तो जिन टेक्निक से बेसिकली आप जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेल के अलग कर रहे हो, तो सही है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं टेक्निक्स यूज इन साइटोलॉजी की। अब देखो, अगर सेल को आपने आइसोलेट करना है, इन टेक्निक्स का फायदा क्या? सेल को पढ़ना है। अगर आपको सेल को पढ़ना है तो ऑब्वियसली इन सारी टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज सेल्फ वैक्सीनेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डायसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी एंड द मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनील साइज। ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टेक्निक एंड दैट इज सेल्फ वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन का मतलब है कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना, यानी कि सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, तो हर कंपोनेंट को फ्रैक्शनेट कर देना, अलग कर लेना। तो सेल फ्रैक्सीनेशन, सेल के कंपोनेंट को अलग अलग कर लेना। तो आपसे कह रहे हैं भाई कि आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्सीनेशन। अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, इस सेल के अंदर ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लेट्स से ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये यार है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करना है, ईआर को अलग करना है, न्यूक्लियस को अलग करना है, और अलग अलग करके उनके स्ट्रक्चर को, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ना है, तो आप क्या कर रहे हो? सेल को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड सेल फ्लेक्सिनेशन। ठीक है। अब सेल फ्लेक्सिनेशन के अंदर दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ जाते हैं एंड दैट इज बेसिकली होमोजेनाइजेशन एंड सेडिमेंटेशन। अच्छा, ये सारा काम सेल्फ वैक्सीनेशन का आप किस बेसिस पे करोगे? ऑब्वियसली किसी भी टेक्निक का कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, कोई ना कोई बेसिस होती है। तो अगर मैं सेल्फ वैक्सीनेशन की बात करूं तो सेल्फ वैक्सीनेशन में आप ऑर्गेनील्स को सेपरेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस सबसे भारी होता है, उसको अलग किया, इस तरीके से साइज और डेंसिटी की बेस पे आप ये सारा काम करो। अब दो स्टेप्स इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब है मिक्सचर बना लेना। अब अगर मैं होमोजेनाइजेशन की बात करूं तो लेट से मेरे पास एक सैंपल है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, इतने सारे सेल्स हैं। अब ऑब्वियसली हर सेल की एक बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन। सही है। अब जब इसकी बाउंड्री है, सही है, तो आप कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते भाई, इतने सारे सेल हैं।
एक सेल के तो कंपोनेंट को अलग नहीं करना ना, ऑब्वियसली आपको जो है वो तमाम सेल्स के पहले कंपोनेंट को एक मिक्सचर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना एंड देन यू आर गोइंग टू एक्चुअली सेपरेट इट। तो सबसे पहले सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर आप क्या करते हो, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स break in ice cold suitable medium with proper pH and ionic composition। आपने क्या किया, आपने एक टिश्यू का सैंपल लिया जिसके अंदर सिमिलर तरह के सेल्स थे। लेट से आपने उठाया स्टमक का एक सेल, स्टमक का टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज एग्जांपल में ले लो। एपिथेलियल टिश्यू आपने उठाया और एपिथेलियल टिश्यू को उठाने के बाद आपने क्या किया, आपने सिंपल उसको एक कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर खोला। क्यों कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि एंजाइम आपके जो फंक्शनिंग है वो कम कर रहे होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, सिंपल सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर आपने एक मखसूस पीएच पे खोला, क्योंकि अगर आप किसी एक्सट्रीम पीएच पे खोलोगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स और सारे चीजों को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, दीज सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर, ठीक है, आपने क्या किया, जस्ट लाइक आपने ब्लेंडर में डाल दिया। अब ब्लेंडर में क्या होगा, यही लिखा हुआ आगे, मोटर और पेस्टल, ठीक है, मोटर एंड पेस्टल, ठीक है, मोटर एंड पेस्टल जिसे आप कहते हो कूटने वाली जो मशीन होती है ना, उस तरह की। अब होमोजेनाइजर के जब आप अंदर आपने जब डाला तो इतने सारे सेल्स से, अब समझो ब्लेंडर में डाल दिया। अब जब आपने ब्लेंडर में डाला तो जितने भी सेल्स हैं, इन सेल्स की क्या बाउंड्री खत्म हो गई होगी, यस, इन सेल्स की बाउंड्री टूट गई और तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर आ गए, सेल के कंपोनेंट्स कहाँ गए, बाहर आ गए। एक चीज, अब सवाल ये होता है कि सर प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होती है, ठीक है, अब इस सेल वॉल के लिए हम क्या करें। आपको पता है दो सेल्स के दरमियान जो सेल वॉल होती है दैट इज मिडिल लैमेला। अब अगर इस मिडिल लैमेला को तोड़ना है, इस मिडिल लैमेला के अंदर एक एंजाइम एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसका नाम है पेक्टिन। तो आप क्या डालोगे, पैक्टिनेज डालोगे। पैक्टिनेज से क्या होगा, मिडिल लैमेला टूट जाएगा, मिडिल लैमेला टूटेगा, कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे, सिंपल हो गया। अब आ जाओ आगे, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप के अंदर बहुत सिंपल सिंपल सी कहानी हो रही है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपने क्या किया, द व्हाट इज सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब है आपने सेडिमेंट्स बना लिए, आपने डेंसिटी की बेस पे अलग कर लिया। अब आपने क्या किया, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन cell organelle on the basis of density and mass by procedure of centrifugation is called sedimentation। आपने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन, अक्सर आपने देखा होगा ब्लड लैब्स के अंदर जाओ तो वो जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको होमोजेनाइजर के अंदर रखते हैं और वो तेजी तेजी से घूमती है होमोजेनाइजर। तो बेसिकली आपने उस होमोजेनाइजर के अंदर रखा, सॉरी, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा और वो सेंट्रीफ्यूज मशीन बहुत तेजी से रोटेट करती है, अल्टीमेटली आप डिफरेंट डेंसिटीज के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है कोई चीज जितनी भारी होगी वो कम रोटेशन पे सेपरेट आउट हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि स्मॉलर द पार्टिकल द हायर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन। अब आपने क्या किया, इसको मशीन के अंदर रख दिया, ठीक है, कौन सी मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। अब जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा तो लेट से आपने पहले कम स्पीड पे चलाया, जब कम स्पीड के ऊपर चलाया तो क्या हुआ, जो सबसे भारी कंपोनेंट था वो नीचे बैठ गया और बाकी तमाम चीजें ऊपर रह गई। अच्छा, अब ये जो नीचे बैठ गया है ना, इसके अंदर सबसे भारी चीज होगी। अब सबसे भारी क्या है सेल के अंदर, सबसे भारी है सेल के अंदर न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस सेपरेट आउट हो गया। अच्छा, अब आगे क्या होता है, अब आपने क्या किया, न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया, इसको जो भी पढ़ना वढ़ना है उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। अब आपने जो ऊपर बच गया था ना, इसे आपने कहा सुपरनेंट। अब इसे आपने और ज्यादा तेज स्पीड पे चलाया, जब और ज्यादा तेज स्पीड पे रोटेट किया, इस तरह की होमोजेनाइजर मशीन होती है, सॉरी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, जब आपने और ज्यादा तेज स्पीड पे रोटेट किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब न्यूक्लियस से हल्का जो सब्सटेंस था यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेपरेट हो गया। नीचे क्या किया, नीचे वाले सब्सटेंस को आप पेलेट कहते हो, ऊपर वाले को आप सुपरनेंट कहते हो। अब ऊपर अगेन मिक्सचर मौजूद है डिफरेंट चीजों का, इस मिक्सचर को सुपरनेंट को ले जाके आपने किसी और उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से करते करते आपने स्पीड बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे एंड अल्टीमेटली जो हल्का सब्सटेंस है वो बाद में होगा, इसी तरीके से आप चलते जाओगे।
तो यही सारी कहानी यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या कहानी है। इट रिक्वायर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट, इट्स रोटेशन कैन बी अप टू द 60,000 साइकिल्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी दफा घूम सकता है, 60,000 दफा घूम सकता है, इतना तेज रखता है। अच्छा, centrifugation method is used for the isolation of cell organelles and component. It is very common method in cell biology where separation is based on the sedimentation rate. आपने क्या किया, आपने वही सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा, घुमाया, जो सबसे भारी चीज थी वो सबसे पहले सेपरेट हो गई, ये सारी कहानी आपको बताएगा। इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस है जहां पे आप सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड को बढ़ाते हो। In the beginning, lower speed of centrifuge is used to separate larger and heavier substances. ठीक है, then gradually आप स्पीड को बढ़ाओगे, जब स्पीड को बढ़ाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो हल्के सब्सटेंस है वो भी क्या हो रहे होंगे, सेपरेट आउट हो रहे होंगे। एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल लाइक सेल न्यूक्लियाई, ठीक है, सेटल डाउन एज सेडिमेंट। ठीक है, नीचे वाला जो पैलेट या सेडिमेंट है उसके अंदर सबसे पहले क्या सेपरेट आउट होगा, जो सबसे भारी चीज है। देन स्मॉलर सब्सटेंस आर स्टिल इन द सुपरनेंट व्हिच कैन बी poured into a fresh tube and subjected to centrifuge at higher speed until the smallest particle have been separated out. अगेन वही बात कर रहा है जो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि आपने पहले चलाया भारी स्पीड, कम स्पीड पे जो सबसे भारी था वो अलग हो गया, एंड देन फिर आगे चलते रहे, इस तरीके से मामला चलता रहा। अब इसका फायदा क्या हुआ, लेट से आपने न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया, एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली स्टडी द न्यूक्लियस, आपने क्या किया, आपने उसकी केमिकल स्टडी कर ली, ठीक है, आपने उसकी आ, आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आपने उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी कर ली। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को आराम से पढ़ सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल फ्रैक्सीनेशन। अब आ जाओ आगे, सही है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग। लेट से मैं आपको एक सैंपल देता हूँ एक सेल का, एक टिश्यू का। आपको पता है मेजरली टिश्यूज आर कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगा मुझे कोई दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल और उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब अगर मुझे किसी कंपोनेंट को देखना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, डाई देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपसे कह रहा है कि in cell or tissue some structures are transparent. To study the difference between the structure, some dyes are used which are absorbed differentially due to their chemical composition. हो सकता है आप एक डाई डालो और एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिल से एब्जॉर्ब कर ले और दूसरा ऑर्गेनिल ना करे। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिल ने काम किया। अच्छा, लेट्स से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डिफरेंट तरह के डब्ल्यूबीसीज है, उनके लिए हम डिफरेंट डाइज यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग। इस मेथड को आप क्या कहते हो, स्टेनिंग। अब अगर आप एक स्टेन यूज कर रहे हो, सिंगल स्टेनिंग। अगर आप दो स्टेन यूज कर रहे हो एक ही सैंपल के लिए, दैट इज डबल स्टेनिंग। ठीक है, अब नॉर्मली डबल स्टेनिंग भी आप कर रहे होते हो, उसे कहते हैं HNE, हीमाटॉक्सिलिन एंड इओजिन। ठीक है, हीमाटॉक्सिलिन एंड इओजिन। तो हीमाटॉक्सिलिन एंड इओजिन के अंदर क्या होता है, ये जो हीमाटॉक्सिलिन है ना, ये नॉर्मली न्यूक्लियस को या आप सेल को डाई करने के लिए, सेल को स्टेन करने के लिए यूज करते हो। और इओजिन जो है ना वो नॉर्मली आपके पास साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए होती है। तो HNE, हीमाटॉक्सिलिन एंड इओजिन। इसी तरीके से आप यूज करते हो, एक स्टेन भी यूज कर सकते हो, जैसे आप बोरेक्स कार्बाइन कहते हो, बहुत सारे स्टेन है, मिथाइलिन ब्लू, बहुत सारी चीजें, सही है। तो आपसे कह रहा है द प्रोसेस वेयर डिफरेंट डाइज आर यूज्ड at same time to distinguish between one of them वन अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। जब आप दो डाई यूज करोगे तो एक स्ट्रक्चर एक डाई निकाल एक स्ट्रक्चर एक डाई एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा स्ट्रक्चर दूसरी डाई एब्जॉर्ब कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। इसे आप डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कह सकते हो। आ जाओ आगे, सही है। अब आते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन, माइक्रोस्कोप, डायसेक्शन, डायसेक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो। अब अगर मैं आपको लेट से एक सैंपल दूं और एक टिश्यू का सैंपल दो और मैं कहूँ ये दो सेल्स निकाल दो, तो हाउ कैन यू डू इट, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोडाइसेक्शन। आप क्या करोगे, डिफरेंट सेल, स्पेसिफिक सेल को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल को रखोगे और उसमें से जो सेल आपको चाहिए उसे आइसोलेट कर लोगे। अब इसके अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, देखो,
फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, अब उनका बिहेवियर पढ़ना है। तो आपने क्या किया, फॉर लेट्स से कोई भी सेल है एम्ब्रियो के अंदर, सेल नंबर ए, ठीक है, इसको आपने अलग करना है एक टिश्यू सैंपल से, तो आप क्या करोगे, माइक्रो डाइसेक्शन करोगे। ओके, तो देन रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल डेवलपमेंट, ठीक है, आपने क्या किया सेल डेवलपमेंट में डिफरेंट केमिकल्स का जो रोल है उसको पढ़ने के लिए। इसी तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज, फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल लिया, उसके अंदर यहाँ पे ट्यूमर था, आपने इसको पढ़ने के लिए इतने एरिया को सैंपल से अलग कर लिया, दैट इज माइक्रो डाइसेक्शन। अब सिंपली ये किसके अंडर हो रही होती है, माइक्रोस्कोप के अंडर हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का क्या मतलब है, इट्स अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग, एक जैसे ऑर्गेनिज्म बनाओगे आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप वाले, वेयर सेल्स और टिश्यूज और एन ऑर्गन ग्रो इन द आर्टिफिशियल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश, ठीक है, आपने क्या किया, एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन, ये पूरा का पूरा टिश्यू बना लिया, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ये सबसे पहले प्लांट के अंदर स्टार्ट हुई थी, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल टोटी पोटेंट होते हैं। टोटी पोटेंट का क्या मतलब है, अगर मैं एक प्लांट सेल लूं तो ये प्लांट सेल किसी दूसरी टाइप ऑफ प्लांट सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, टोटी पोटेंट है, सही। ईच सेल हैव कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल टू ग्रो इन अ प्लांट। अब आपसे क्या कह रहा है आगे कि 1958 के अंदर एफसी स्टीवार्ड ने सबसे पहले कैरेट प्लांट को एक फ्लोएम के सेल से ग्रो कर लिया था। एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उसने क्या डाला, शुगर डाली, मिनरल्स डाले, वाइटामिन डाले, जो भी चाहिए था उसको वह सब डाल दिया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड की, दैट इज कोकोनट मिल्क। क्यों, क्योंकि कोकोनट मिल्क के अंदर ऑक्सीजन वगैरह होता है कि डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, तो इस सेल को क्या करते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब सोचो, एक फ्लोएम का सेल था, उसके अंदर आपने ये सब डाल दिया, तो अब क्या होगा, दे प्रोड्यूस्ड अ कैलस, ठीक है। अब होगा क्या, आपने एक सेल लिया था, अब क्या होगा, ये एक सेल बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सर व्हाट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसा सेल जिसका भी फंक्शन डिफाइंड ना हो। लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारी जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में स्टार्टिंग में स्पर्म और ओवम फ्यूज किए, उसके नतीजे में क्या बना, उसके नतीजे में बना आपका जाइगोट। अब जाइगोट की जो सेल्स है वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, आगे जाके वो किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना, जिसे आपने क्या कहा, कैलस का, क्या कह दिया, कैलस कह लिया। अब ये कैलस पूरी की पूरी शूट और पूरी की पूरी रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ डेज दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू ग्रो सम टिश्यू फॉर ट्रांसप्लांटेशन टू फाइंड एबनॉर्मेलिटी इन सेल लाइक कैंसर सेल। अब फॉर एग्जाम्पल आपने चेक करना है कैंसर सेल है या नहीं है, आपने क्या किया, उसको ग्रो करवा लिया, तो आपको पता लग जाएगा पूरे के पूरे टिश्यू में क्या होगा, कैंसर होगा, सिंपल। यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब आ जाओ जरा क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमैटो, क्रोम, ग्राफी, ग्राफ पे लेकर आना, क्रोमेटोग्राफी, कलर की पिक्चर लेना। सो इट्स अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आपने क्या किया, डिफरेंट सेल, डिफरेंट मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए आपने एक टेक्निक की, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, तो आपने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के अंदर देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप जो है वो पालक लेते हो और पालक की क्रोमेटोग्राफी करते हो। उससे क्या होता है, पालक के अंदर जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो अलग होते हुए आपको नजर आ रहे होते हैं। सो द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट is also depends on the molecular size, so different components of mixture travel through the stationary phase at different speed। अब आप क्या करते हो इसके अंदर, सिंपल सी बात है, आप एक मिक्सचर बनाते हो, ठीक है, एक मिक्सचर बनाते हो, और एक आप लेते हो क्या, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने मिक्सचर बनाया डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उसके अलावा एक पेपर लिया, इस पेपर पे यहाँ पे ड्रॉप लगाया, किसका, वही, लेट से आपने पालक को जो है वो पीस लिया, अब पालक के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स है, तो वो आपने एक ड्रॉप यहाँ डाल दिया। अब आपने क्या किया, इसको ले जाके इसको ले जाके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और बंद कर दिया। उससे क्या होगा, ये जो आपके पास आपने ये डाला था ना सैंपल, जैसे जैसे ये आपके पास नीचे वाला जो कंपोनेंट्स है वो वॉलेटाइल होकर उड़ना शुरू होगा, उस तरह से ये जो आपके पास सैंपल था ये मूव करता हुआ नजर आएगा, किसको, ये मूव करता हुआ नजर आएगा आपको इस पेपर के ऊपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर। तो क्रोमेटोग्राफी चार तरह की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी।
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द पेपर। पेपर तो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत सिंपल है, ये प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आप कर रहे हो तो ये बहुत सिंपल है। इस मेथड के अंदर आप क्या करते हो, टू फेजेस होते हैं, मैंने आपको बताया। एक के अंदर आप क्या करते हो, एक के अंदर आप एक सैंपल बनाते हो जिसके अंदर डिफरेंट वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ईथर होता है, एसीटोन होता है, नॉर्मली ये दो चीजें होती हैं। अब उसके अलावा फिर आप क्या करते हो, एक स्टेशनरी फेज बनाते हो, ठीक है। स्टेशनरी फेज वही है जो मैंने आपको बताया, दैट इज बेसिकली नॉट नो 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 नो। देखो यहाँ पे आपसे कह रहे थे सेल्यूलोज शीट फिल्टर पेपर वर्क एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज क्या है, स्टेशनरी फेज का मतलब है जिसके ऊपर मूव किया जा रहा है, वो खुद रुका हुआ है, दैट इज बेसिकली द क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर जो है वो पिगमेंट घूम रहा है ना, सो दैट इज द स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज क्या होता है, वाइल सैंपल मिक्सचर विद अ सॉल्वेंट वर्क एज अ मोबाइल फेज, ठीक है। वो जो मिक्सचर मैं आपको बता रहा हूँ एसीटोन और ईथर का, दैट इज द मोबाइल फेज। आप क्या करते हो, इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को इसमें डालते हो, और जब ये वॉलेटाइल होके इवेपोरेट होना शुरू होता है, तो साथ साथ जो आपके पास सैंपल है वो भी मूव करता है किसके ऊपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर। तो क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही, और मूव कौन कर रहा है, आपका ये मिक्सचर मूव कर रहा है। सो द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल स्टार्ट सेपरेटिंग ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है, जिसका रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा मूव कर जाएगा, सिंपल है, सही है। इसके अंदर आप क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीन, ये सब वगैरह आप सेपरेट करते हुए देख सकते हो। ओके फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टेक्निक आती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अ चार्ज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल। लेट्स से डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इसको आपने सेपरेट करना है, डीएनए को सेपरेट करना है। तो उसके लिए जो आप टेक्निक करोगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर बेसिकली आप डीएनए को, आरएनए को, या किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हो। अब ये कैसे करते हो, नॉर्मली आपके पास एक वो होता है, एक समझो जिसके अंदर आप सैंपल को लोड करोगे। अब यहाँ पे आप डालते हो एग्रोस जेल। क्या डालते हो, एग्रोस जेल। इस एग्रोस जेल का फायदा क्या है, यहाँ पे आप सैंपल लोड करते हो इस जगह पे, और बीच में डाल देते हो एग्रोस जेल, और फिर एक टर्मिनल जोड़ते हो नेगेटिव से, एक टर्मिनल जोड़ते हो पॉजिटिव से। अब होगा क्या, जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो करंट गुजरेगा किससे, फ्रॉम दिस एग्रोस जेल, एंड अल्टीमेटली ये एग्रोस जेल से जब करंट गुजरेगा तो अपने साथ साथ ये जो सैंपल लोड किया था ना इसको भी मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मॉलिक्यूल अगर कोई मॉलिक्यूल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा ये कि वो मूव करना शुरू करेगा। अब सर ये एग्रोस जेल से मैं मूव कैसे करूंगा, क्योंकि एग्रोस जेल सीव का काम करती है, सीव कहते हैं छन्नी को, जैसे छन्नी नहीं होती पानी को अलग कर रही होती है, चावल को अलग कर रही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से काम चल रहा होता है। सो दिस टेक्निक इज फैमिलियर विद द नेम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हो क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल को आप साइज की बेस पे सेपरेट कर रहे होते हो थ्रू जेल, ठीक है। अब इसके अंदर जेल बनाई जाती है एक्रिलामाइड से, ठीक है, एग्रोस जेल भी होती है। अब आपसे क्या कह रहा है कि this movement of charged molecule occur when the electric current is passed across it, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इससे क्या मूव करना शुरू हो गया, ये सैंपल मूव करना शुरू हो गया एग्रोस जेल में से, क्योंकि एग्रोस जेल इज अ परमिएबल मैट्रिक्स लाइक सीव, जैसे छन्नी नहीं होती उस तरीके का काम करती है, थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकते हैं। द जेल इज सस्पेंडेड इन अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसके इसको आपने कहाँ डाला होता है, ये जो जार नुमा बना हुआ है ना, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक को आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे को पॉजिटिव से, दो कैथोड, दो इलेक्ट्रोड के दरमियान आपने इसे जोड़ दिया, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो बहुत तेजी से वो इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल बहुत हल्का है तो भी बहुत तेजी से जाएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत भारी है तो वो कम से उससे जाएगा। सिंपल, एक रेस है, दो आदमी दौड़ दौड़ रहे हैं, एक हल्का एक भारी, कौन ज्यादा दौड़ जाएगा, ऑब्वियसली हल्का। तो यही आपसे कह रहा है, अब मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिवली चार्ज will migrate toward the positive charge
Small molecule migrate more quickly through the pores of the gel and travel faster than the large molecule. यही सारी बातें मैंने जो आपको बताई वही कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके हमारा ये खत्म हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या है? स्पेक्ट्रो वर्ड निकला स्पेक्ट्रम से, फोटो मीन्स लाइट, मीट्री इज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट कंपोनेंट्स की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हो कि वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो आपसे कह रहे हैं ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट and wavelength, we can recognize the compound by this range of absorption spectrum। अब आपने क्या किया, लेट्स से एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल डाला तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो अलग होगा, क्लोरोफिल बी डाला वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो अलग होगा। तो ये जो एब्जॉर्ब करने वाला स्पेक्ट्रम है ना, इसकी बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो। तो आपसे कह रहे हैं दिस मेथड ऑफ मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय अ पार्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसको आप क्या कह रहे हो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कहते हो, लाइट बीम को पास करते हो सैंपल से, जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करनी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी इमिट करनी होती है वो इमिट कर लेता है। और ये सारा डाटा कौन देख लेता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देख लेता है, जिससे अल्टीमेटली आपको पता लग जाता है। ये टेक्निक क्यों यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने के लिए, एक बैक्टीरिया था, आधे घंटे बाद बहुत सारे हो गए, कैसे पता लगेगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। इसी तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितनी तेजी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द डीएनए सैंपल। ओके, नाउ माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज माइक्रोस्कोपी। सिंपल, माइक्रोस्कोप को यूज करना है माइक्रोस्कोपी। अब इसका मकसद क्या है? सेल को स्टडी करना, उसके ऑर्गेनील को स्टडी करना बहुत डिटेल के अंदर। अब इसके अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट। दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मुझे जो इमेज नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एक सब्सटेंस है, वो 1 सेंटीमीटर का है, बट मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों को नजर नहीं आ रहा, मैंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसने क्या किया, उस इमेज के साइज को बढ़ा दिया। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्नीफाई करना, बढ़ाना। भाई आप लोग तो मोबाइल के दौर वाले बच्चे हो, आपको पता है मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को बढ़ा देना। तो नॉर्मली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, वो 10,000 गुना एक इमेज को बड़ा कर सकता है। आप इसे कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है, यहाँ पे आपके पास जहां पे आई से देखते हो दैट इज कॉल्ड द आई पीस लेंस, और दिस इज द स्टेज, यहाँ पे भी आप एक लेंस लगाते हो, एंड दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर आप आई पीस की मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्टिव पीस की मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर लो, लेट्स से आई पीस की मैग्निफिकेशन है 10x, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, ऑब्जेक्टिव की, तो कितने टाइम में आ जाएगा आपके पास मैग्निफिकेशन? 100 टाइम्स। सिंपल। अब आपसे कह रहे हैं मैग्निफिकेशन पावर, वही बात जो मैंने आपको बताई, सिंपल सिंपल। अच्छा, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज बेसिकली रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? भाई आपने सुना होगा कि भाई आईफोन की रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी है। क्या मतलब? आईफोन ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को अलग अलग करके दिखाता है, क्लियर इमेज दिखाता है। अगर आप एक लो रेजोल्यूशन वाला मोबाइल लो और एक हाई रेजोल्यूशन वाला मोबाइल लो, दोनों के अंदर फर्क क्या आता है? हाई रेजोल्यूशन वाला एक एक चीज को अलग अलग करके दिखाएगा, लो रेजोल्यूशन वाला ब्लर इमेज देगा। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन करते हो ना, तो इमेज ब्लर हो जाती है। अब इसको ठीक करने के लिए आप रेजोल्यूशन करते हो। व्हाट इज रेजोल्यूशन? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ये लगा हुआ, एक पॉइंट ये लगा हुआ, ये मुझे अलग अलग नजर आ रहे हैं, डिस्टिंक्टेड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली resolution. So minimum distance at which the two distinct point of a specimen can be seen by an observer. What is resolution? फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ, एक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ, क्या आपको एक नजर आ रहे हैं? ये दो, सॉरी, दो अलग अलग नजर आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारी आई की सलाहियत है कि वो सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर तक जो है तकरीबन रिजॉल्व कर रहा होता है। अब नॉर्मली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं, अगर उनकी मैग्निफिकेशन हाई हो, लाइट माइक्रोस्कोप की, तो उनकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती। नॉर्मली इससे अच्छी रेजोल्यूशन आपको 500 गुना ह्यूमन आई के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती कि आप सेल के अंदर घुस जाओ और देखो कि वहां पे क्या चल रहा है।
अल्लाह ताला ने आपसे भी कुछ चीजें जो है वो मख्फी और अ, छुपा के रखी हैं, सही है। अब आपसे कह रहा है कि भाई सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर तो आप देख नहीं सकते, इसके अंदर आप यूज करते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट की जगह लाइट बीम को इस्तेमाल करता है। अब लाइट बीम से फायदा, इलेक्ट्रॉन लाइट बीम से फायदा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप के। उससे क्या होता है, चीजें आराम से विजिबल हो जाती हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। और नॉर्मली 10,000 गुना इमेज ह्यूमन आई से अच्छा बना सकता है, और इससे आप सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक तीसरी चीज है, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट, ठीक है। अब ये कंट्रास्ट क्या होता है, देखो बेसिकली आप क्या करो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव, किसी भी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को डार्क कर दो रिलेटिव टू द स्पेसिमेन। क्या मतलब, लेट्स सी दिस इज अ सैंपल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे बैकग्राउंड को डार्क कर देता हूं। अब जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्वियसली अलग से नजर आएगा, कंट्रास्ट नजर आएगा उसका। क्या नजर आएगा, वो उभरा हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि आपने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक क्या करो, आप जो है वो सिंपल पीछे एक ब्लैक बोर्ड पे कुछ चौक से लिख दो, तो ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक, आपने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया और सामने आपको जो चीज है वो नजर आ रही है। आसान सी एग्जांपल अगर ले, सिंपल सी, ऑल दो ये बायोलॉजिकल एग्जांपल नहीं होगी बट स्टिल। अच्छा, फिर हमारे पास आगे कह रहा है, इन ऑर्डर टू सी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, a special type of microscope is required that is called the phase contrast microscope। अब अगर आपने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देखना है, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अलावा अगर आपने कोई कलरलेस ऑब्जेक्ट देखना है, तो फिर उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जो पीछे के आपके बैकग्राउंड को डार्क कर देगा और फिर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम अनदर। ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ सेल को दूसरे पार्ट से अलग करना है, ताकि आप आराम से क्या कर सको, आराम से देख सको। ये तो हो गई सिंपल सिंपल सी बात है ना। अब सवाल ये होता है कि क्या कंट्रास्ट करना लाइट माइक्रोस्कोप में पॉसिबल है? यस। आप क्या करो, सबसे पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो और फिर स्टेन कर दो। स्टेन करोगे तो वो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट डार्क हो जाएगा एज कंपेयर टू बैकग्राउंड, सिंपल। फिर हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक आती है, एंड द टेक्निक इज माइक्रोमीट्री, ठीक है। माइक्रोमीट्री क्या चीज होती है, मीट्री मीन समथिंग जिससे आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। अब माइक्रोमीट्री का मतलब ये कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू आर गोइंग टू मेजर समथिंग। अब आपसे क्या कह रहा है, इट इज अ साइंस रिलेटेड टू द मेजरमेंट of dimension and size of the object observing under microscope। आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर कर रहे हो अंडर द माइक्रोस्कोप, उनकी डायमेंशंस मेजर कर रहे हो। अब इसके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर नॉर्मली माइक्रोस्कोप के साथ अटैच होता है। दो तरह का माइक्रोमीटर होता है, एक को आप कहते हो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और दूसरे को आप कहते हो स्टेज माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर मीन समथिंग रिलेटेड विद द आई। अच्छा, अब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है क्या, देखो, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के बारे में कह रहा है कि ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है ना, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास का बना होता है, इसमें 100 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। कितनी भाई, इस तरीके से 100 डिविजन्स होंगी विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इट इज प्लेस्ड इन द आई पीस। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई पीस, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। अब कैसे याद रहेगा कि ऑक्यूलर है स्टेज है, देखो, ऑक्यूलर कहते हैं आई को, तो आई पीस में लगेगा, सिंपल। ऑक्यूलर इज समथिंग रिलेटेड विद आई। अब हमारे पास आता है स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर इज अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस, ठीक है। उससे आप कैलिब्रेट कर रहे हो, तो जैसे स्केल से नापते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हो। तो कैलिब्रेट एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करना चाहते हो, द इमेज ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर। अब आपने क्या करना होता है,
सी, आपने इस तरीके से चीजों को ओवरलैप करना, दोनों स्केल्स को ओवरलैप करना होता है। देखो, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और आपके पास जो स्टेज माइक्रोमीटर है, दोनों का जीरो सुपर इम्पोज हो रहा है, इसी तरीके से वन, ठीक है, इसी तरीके से सारी लाइन सुपर इम्पोज हो रही है। तो इससे आपको क्या पता लग जाता है, इससे आपको जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हो वो आपको पता लग जाएगा। सो माइक्रोमीटर जो यूनिट है उसको आप माइक्रोन भी कहते हो, ठीक है। अब ये माइक्रोन, माइक्रोन जो है वो किसका यूनिट है, लेंथ का। और नॉर्मली नॉर्मली हमारे पास 0.001 मिलीमीटर और अबाउट 0.00039 इंचेस, ठीक है। तो एक माइक्रोन इसके बराबर होता है। और नॉर्मली आप माइक्रोमीटर को इस तरीके से लिख रहे हो, माइक्रोमीटर, ठीक है, सिंपल हो गया। अच्छा, यहां पे आके हमारा जो बेसिक लेक्चर था अबाउट द टेक्निक्स यूज्ड इन साइटोलॉजी वो कंप्लीट होता है। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर होंगी। अच्छा भाई, तो स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि तमाम चीज़ें बेहतर रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।